हेलो एंड वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो सॉरी फॉर द लेट क्लास। और इस टाइम थोड़ी सी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं इसी वजह से थोड़ा सा कंटेंट मैंने कल ही रेडी कर लिया था, बट थोड़ा सा बाकी था मॉडिफिकेशन इसमें। और साथ ही साथ एक कंटेंट को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उसके पीछे लेसन प्लानिंग करनी पड़ती है ना। तो जो भी टीचर बनने वाले हैं वो समझते हैं इस चीज़ को। तो आज का जो हमारा पीरियड है, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, यानी कि एक भी पीरियड मिस नहीं हुआ है। और अब हम एकदम छोर पे पहुंच गए हैं, यानी कि मॉडर्न पीरियड पे पहुंच गए हैं, एंशियंट टू मॉडर्न। यस। तो कॉन्ट्राडिक्टरी फेज में हम पहुंच चुके हैं इंग्लिश लिटरेचर के। ये लेट 19th सेंचुरी से लेके मतलब मिड 20th 1945 और 40-50 के बीच में तक ये चला था। ओके, तो इसमें मेजर जो लिटरेरी फिगर्स हैं उनको वर्क्स के साथ देखेंगे। बेसिकली हमें एज को समझना है और उस एज में कौन सा लिटरेरी जॉनर काफी ज्यादा मतलब डोमिनेंट था, साथ ही साथ कौन सा पोएट या ड्रामेटिस्ट नॉवेलिस्ट जो भी है वो कौन सा ज्यादा यहाँ पे डोमिनेंट था, ये चीज देखेंगे। और कौन सी थ्योरी पे चीजें लिखी जाती थी, सोसाइटल स्ट्रक्चर किस तरीके से था, पॉलिटिकल कौन सा सिनेरियो क्या था, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो इसमें कुछ मेजर से कॉन्सेप्ट भी हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। इमेजिज्म और स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, द ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या था, डेडाइज्म एंड सरेलिज्म, ये कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कुछ भी मिस नहीं होगा, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन, बने रहेगा लास्ट तक। तो फर्स्ट स्लाइड इंट्रोडक्शन की है, जिसमें हम समझेंगे आखिर इसी पीरियड को हम मॉडर्न पीरियड क्यों कहते हैं। क्योंकि समझ तो आखिर विक्टोरियन पीरियड में भी आने लगी थी, लेकिन किस तरीके की समझ आ रही थी कि हम भेदभाव करें लोगों के साथ, है ना। कि अपर क्लास वाले रूल कर रहे हैं, जो नीचे क्लास वाले हैं, जिनको सोसाइटी मानती है कि ये नीचा है, बाकी कोई किसी को नीचा या ऊंचा नहीं मान सकता। सोसाइटी जिनको मानती है कि ये लोअर क्लास के हैं, तो उनके ऊपर डोमिनेंस दिखाती है, उनको लेबर समझती है। तो ये सारा ऐसा नहीं होता है। मॉडर्निज्म का मतलब है कि आप साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल हर तरीके से आप ग्रोथ कर सके, प्लस आपका ह्यूमैनिटी का भी ग्रोथ हो। तो इन लिटरेचर द पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ वन सेकेंड, लेट मी चेक। Okay, in literature, the period saw the emergence of modernism, which represented an attempt to reject and break away from all that had been valued by the preceding Victorian age। यानी कि विक्टोरियन एज में जो जो चीजें हो रही थी या उससे पहले जो चीजें हो रही थी, उन सब से एक तरीके का ब्रेक था। यानी यहाँ पे नया नए तरीके का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगी। Some of the 20th century's finest writer like W.B. Yeats, T.S. Eliot, D.H. Lawrence, Virginia Woolf and James Joyce were writing at this time। यानी ये फेमस और पॉपुलर पोएट है। हमें क्या करना है, ये जो एजेस हैं, हमने पहले ही बताया है कि आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग का लिटरेचर पढ़ते चले जाते हैं। ब्यूवुल्फ में ही बहुत लोग फंसे रहते हैं, हमने देखा वो ब्यूवुल्फ से आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। तो वहां से निकल के आपको कौन कौन से पीरियड को देखना है, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये जो पीरियड है, और नियो क्लासिकल जो एक एज है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप बिल्कुल मिस ना करें अगर आप रीसेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना। एंशियंट चीजों से इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क्स यहाँ पे लिखे गए हैं, उनको जरूर पढ़िएगा, उनको जरूर अच्छे से समझें आप। तो अब हम देखेंगे मॉडर्निस्ट जो लिटरेचर है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरीके का लिटरेचर वहां पे लिखा जाता था। तो इनर कॉन्फ्लिक्ट यानी कि अपने अंतर मन का जो संघर्ष है, और साइकोलॉजिकल बेस यानी कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस का सबसे ज्यादा यूज किया गया। फ्राइड की साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है उसको भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं उससे, जो भी लिटरेरी फिगर्स है। फॉर एग्जाम्पल D.H. लॉरेंस, सन्स एंड लवर्स, ये जो भी मतलब वर्क्स लिखे जाते हैं इनको ध्यान से नोट डाउन कर लें आप। या फिर आपको पीडीएफ मुझे तो लगता है पीडीएफ के सहारे नहीं रहना चाहिए, पढ़ते पढ़ते ही मैंने हमेशा जब भी पढ़ाई किया है तो पढ़ते पढ़ते ही मैंने नोट्स बनाए हैं। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, ये एक मतलब लिटरेरी जो
लिखने में ये इस चीज का बहुत ज्यादा यूज करते थे। शोज अ कैरेक्टर्स थॉट एंड फीलिंग डायरेक्टली, यानी कि वो उसमें कोई भी हौच पौच नहीं करते थे कि जैसा कैरेक्टर सोच रहा है, कि जैसा आम इंसान सोच सकता है, आम इंसान की जैसी फीलिंग्स एंड थॉट्स होते थे उनको डायरेक्ट प्रेजेंट करते थे। उसमें कोई किसी तरीके का ऑमनीसिएंट नैरेटर नहीं होता था कि वो किसी इंसान की कोई क्वालिटी बताए। लाइक वी थिंक इन रियल नॉट ऑलवेज ऑर्गेनाइज, जैसा कि हम हमेशा रियल लाइफ में सोचते हैं, कुछ भी प्लान या ऑर्गेनाइज करके नहीं सोचते हैं, ना ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्जीनिया वुल्फ का जो मिसेस डॉलोवे वर्क है वो आप पढ़िएगा, इससे आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की थीम क्या मतलब है ये समझ में आएगा। और बाकी हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब है? स्टोरीज आर नॉट टोल्ड इन ऑर्डर, यानी कि एक ही ऑर्डर में स्टोरी नहीं बताई जाती थी। जैसे कि होता था ना टाइम प्लेस और एक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलेगा। मे जंप बिटवीन टाइम्स वॉइसेस और सीन, जैसा कि हमने कई सारे वर्क्स ऐसे इंडियन जब कोलोनाइजेशन का पीरियड था तो उसमें क्या करते थे वो बचपन में भी शिफ्ट हो जाते थे, नॉस्टैल्जिया वगैरह देखने को मिलती थी कि 1960s चल रहा है तो वो 1940s में चले जाएंगे, है ना। इस तरीके से कई पीढ़ी की कहानी एक साथ दिखाई जाती थी। और ये चीजें आपको फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं। जैसे टीएस इलियट का वर्क है द वेस्टलैंड, काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। जो भी यूजीसी नेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मॉडर्न लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आप टीएस इलियट या फिर वर्जीनिया वुल्फ इन सबको नहीं नेग्लेक्ट कर सकते। अब नेक्स्ट है लॉस ऑफ फेथ, यानी कि अब जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लोगों का जो ईश्वर के प्रति फेथ था वो अब खत्म हो गया, क्योंकि इतनी तबाही हो चुकी थी कि उन्हें अब लगने लगा था कि ईश्वर जैसा कुछ भी नहीं होता है। नो मोर बिलीव इन रिलीजन और ट्रेडिशनल वैल्यूज, यानी जो भी पहले की वैल्यूज बाइब्लिकल वैल्यूज थी वो सब अब यहाँ पे खत्म हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल हेमिंगवेज द सन ऑल्सो राइजेस, ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्क है। यूज ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स का यूज किया जाता था किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए, आप सिंबल्स के थ्रू बनाते हैं। अब स्टार्स का सिंबल आपने ऐसे दे दिया, स्टार्स का सिंबल आपने ऐसे दे दिया, हमें क्या पता क्या हमने स्टार को देखा है, लेकिन हमने उसका सिंबल ऐसे दे दिया, ठीक है। राइटर यूज इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स टू शो डीपर मीनिंग, है ना। रीडर मस्ट इंटरप्रेट द सिंबल्स, और रीडर जो है वो सिंबल्स को देख के उसमें अपनी तार्किक शक्ति लगाता था, समझता था। फॉर एग्जाम्पल द ब्रोकन लैंड द वेस्ट लैंड इज इक्वल टू ब्रोकन सोसाइटी, है ना। तो वेस्ट लैंड वगैरह का जो अ, ये जो वर्क्स थे ये एक ब्रोकन सोसाइटी की पिक्चर को पिक्चराइज कर रहे थे। इम्पोर्टेंट जो मूवमेंट हुए हैं इस एज में मॉडर्निज्म में उनको देखेंगे। इमेजिज्म, ये जो है इजरा पाउंड और एचडी, क्लियर साफ लैंग्वेज एंड इमेजरी का यूज होता था, यानी कुछ भी बनावटी नहीं होता था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि हम अभी पढ़ेंगे। द ब्लूम्सबरी ग्रुप, इसको भी डिटेल में पढ़ना है। डेडाइज्म एंड सरेलिज्म, ये भी हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम इमेजिज्म को पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इमेजिज्म वाज अ मूवमेंट इन अर्ली मॉडर्निस्ट पोएट्री दैट emphasized clarity, precision and economy of language. It rejected flowery language and sentimentality, फोकसिंग इंस्टीड ऑन शार्प क्लियर इमेजेस, यानी कि ये लोग सिंपल सा ये है कि ये लोग घुमा फिरा के या सजावटी बातें नहीं करते थे, जो रियल बात है उस पे बात करते थे, यानी क्लियर और कंसाइज बात करते थे, शार्प लैंग्वेज का यूज करते थे। इसके की फिगर में आपको मिलेंगे एजरा पाउंड, एच डी हिल्डा डुलाइट डू लिटिल सॉरी हिल्डा डू लिटिल, रिचार्ड एल्डिंगटन, ये इंपॉर्टेंट इसके की फिगर्स हैं। क्या आपको भी मतलब जब आप बैचलर्स वगैरह में थे तो क्या आप भी एजरा पाउंड को लड़की समझते थे? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप उससे सहमत हो, क्योंकि हम तो बड़े हुए हैं तो हमको पता चला कि ये लड़का है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, अनदर एक यहाँ पे मूवमेंट था। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज क्वाइंड बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स इन हिज बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पब्लिश्ड इन 1890। तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको फ्राइड से लिंक कर देते हैं ना, तो इसको फ्राइड से नहीं लिंक करना। फ्राइड की जो थ्योरी है इड ईगो एंड सुपर ईगो वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने जो दिया था वो साइको एनालिटिक थ्योरी है। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ये कॉइन किया था विलियम जेम्स ने अपनी बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1890 में पब्लिश हुई थी।
He used the term to describe the unbroken and continuous flow of thought, feeling and awareness in the waking mind. यानी कि इस चीज टर्म के माध्यम से वो जो दिमाग में लगातार बातें चलती रहती हैं, है ना, उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ये क्योंकि दिमाग कभी भी सोता नहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। द ब्लूम्सबरी ग्रुप, ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। नॉट अ लिटरेरी स्टाइल बट अ ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल राइटर्स एंड आर्टिस्ट इन अर्ली 20th सेंचुरी लंदन। तो ये ये किसी तरीके का मतलब लिटरेरी स्टाइल का ग्रुप नहीं था, लेकिन इसमें जो इंटेलेक्चुअल्स थे, राइटर्स थे और आर्टिस्ट थे, वो इसमें इंक्लूडेड थे। ये अर्ली 20th सेंचुरी लंदन में आया था। दे बिलीव्ड इन इंडिविजुअलिज्म, ओके, और फ्रीडम ऑफ थॉट्स, विचारों की अभिव्यक्तता में ये विश्वास रखते थे। फेमिनिज्म यानी कि जो वुमेन्स के लिए बात होती थी, वुमेन्स की राइट की बात होती थी, उस पर ये बात करते थे। एंड चैलेंजिंग विक्टोरियन नॉर्म्स, और विक्टोरियन नॉर्म्स के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको ये चैलेंज करते थे, है ना। वहां पे वुमेन्स को राइट नहीं थे इतने। तो ये सब आगे आप जब लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिज्म पढ़ेंगे तब आपको वहां पे ये फेमिनिज्म वगैरह में पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। और आपका सारा सिलेबस अच्छे से कवर करवा दूंगी। ये एक तरीके से आपका बेस बना देगा, आपको लिटरेचर में कोई हरा नहीं पाएगा। की फिगर्स हैं वर्जीनिया वुल्फ, ईएम फॉस्टर और लिटॉन स्टाचे। रियल लाइफ लिटरेरी एग्जांपल अगर देखें तो अ रूम ऑफ वंस ऑन बाय वर्जीनिया वुल्फ, जिसमें इन्होंने क्वेश्चन किया है that argues that woman needs financial independence and personal space to write fiction, यानी कि उसको पर्सनल उसका रूम होना चाहिए। आज भी क्या होता है, हम आज भी सोसाइटी में लड़कियां जो है अपना रूम अंदर से लॉक करके पढ़ाई नहीं कर सकती, है ना। तो ये आज भी एग्जिस्टेंस में है ना। वो जो लोग कामयाब हो जाते हैं, उनकी लाइफ बदल जाती है, लेकिन जो अभी भी ग्राउंड लेवल पे हैं लड़कियां, वो ये सब सरवाइव करती हैं, ये रियल बात है। तो यहाँ से यही चीजें हैं, इन सब पे ये लोग बात करते थे, ब्लूम्सबरी ग्रुप वाले। व्हाट इज डैडाइज्म, तो ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है। डैडाइज्म वाज एन आर्ट एंड लिटरेरी मूवमेंट दैट बिगिन अराउंड 1916 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 1916 में ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय ये शुरू हुआ था। ये एक तरीके का लिटरेरी मूवमेंट, आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी मूवमेंट है। इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट वॉर, लॉजिक एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज। इन सभी के जो भी वॉर वगैरह हुआ था और लॉजिक वगैरह जो भी लोगों के थे ट्रेडिशनल वैल्यूज को लेके, उनके अगेंस्ट ये एक रिएक्शन था। इनका मेन आइडिया ये था कि लाइफ हैज नो मीनिंग, क्योंकि इतना वॉर वगैरह हुआ, तहस नहस हो गया, तो गॉड ने कुछ भी नहीं किया। तो ये कह रहे हैं लाइफ हैज नो मीनिंग, सो व्हाई शुड आर्ट मेक सेंस। तो आर्ट का क्या मतलब है कि हम अपने इमेजिन करके अच्छी अच्छी चीजें बना रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में या फिर गॉड तो वैसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट था डैडाइज्म का। ये एक तरीके का लिटरेरी मूवमेंट था। इन्होंने अगेन रिएक्शन किया था किसके, वॉर, लॉजिक एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज के, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो रहा था, 1916 का टाइम था, है ना। लाइफ हैज नो मीनिंग, सो व्हाई शुड आर्ट मेक सेंस। डैडा आर्टिस्ट एंड राइटर क्रिएट नॉनसेंस आर्ट, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में लगाया गया। इस आर्ट का कोई मतलब नहीं दिख रहा। तो जो डैडा आर्टिस्ट थे वो मतलब नॉनसेंस आर्ट्स को बनाते थे, रैंडम पोएम्स को ऐसे ही लिख देते थे, ह्यूमर को यूज करते थे, एब्सर्डिटी को यूज करते थे, कियोस दिखाई देता था, प्रोटेस्ट, वॉर और सीरियसनेस इन सोसाइटी, ये सारी चीजें इनके आर्ट में आपको दिखाई देगा, है ना। तो ये था डेडाइज्म का कॉन्सेप्ट, समझ में आया होगा, है ना। व्हाट इज सरेलिज्म, तो सरेलिज्म क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट है सरेलिज्म स्टार्टेड इन 1920s। अब ये 1916 का टाइम था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, तब हमारा ये स्टार्ट हुआ था डेडाइज्म। उसके बाद 1920s का टाइम हुआ, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट आया वो सरेलिज्म का आया। इन्फ्लुएंस्ड बाय सिगमंड फ्रायड थ्योरी ऑफ ड्रीम्स, इनकी जो थ्योरी थी सिगमंड फ्रायड की, जो ड्रीम से रिलेटेड थी, उससे इन्फ्लुएंस था। इट फोकस्ड ऑन एक्सप्लोरिंग द अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स एंड हिडन थॉट्स। ये एक्सप्लोर करते थे जो भी हमारे आंतरिक दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में चीजें चल रही हैं, हमारे ड्रीम्स में जो चीजें चल रही, हिडन थॉट्स जो है हमारे, जो हम बता नहीं सकते किसी को सोसाइटी के डर से, या हमारे में इतने गट्स नहीं है, उनको ये एक्सप्लोर करते थे। इनका जो मेन आइडिया था, द रियल ट्रूथ इज हिडन इन ड्रीम्स एंड द अनकॉन्शियस
लेट्स गो बियॉन्ड रियलिटी। इनका कहना ये था कि जो आपको दिख रहा है ना, जो आपको दिख रहा है इसके पीछे की पिक्चर, यानी कि अगर हो सकता है ये इंसान आपको हंसता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन हो सकता है ये यहाँ पर अगर मैं ये पिक्चर बनाऊं तो यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये हंसता हुआ दिखेगा, लेकिन अब अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो ये रोता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो वही चीज है कि बियॉन्ड द रियलिटी चीजें हम देखें। Surrealist writer and artist made strange dream-like images that didn't always make logical sense, but express deep feelings of और इनर ट्रुथ। जैसे कि आपने बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स होती हैं जो आप एक सामान्य इंसान हो सकता ना समझ पाए, है ना। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो मेजर मॉडर्निस्ट नॉवेलिस्ट हैं उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को, और वो कौन है ये समझेंगे। तो फर्स्ट हमारी जो इस एज की मॉडर्निस्ट पीरियड की लिटरेरी फिगर है मेजर, वो है वर्जीनिया वुल्फ, जिन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थीम पे लिखा है, फेमिनिज्म पे लिखा है, टाइम एंड आइडेंटिटी पे लिखा है। ये इनकी पिक्चर है वर्जीनिया वुल्फ की। इनके मेजर जो वर्क्स है मिसेस डेलावे 1925, टू द लाइट हाउस 1927, ऑरलैंडो 1928, अ रूम ऑफ वंस ऑन 1929 और द वेव्स, ये इंपॉर्टेंट इनके वर्क है, 1931 में आया था। ओके। जेम्स जॉयस, इनके जो थीम्स हैं वो अनकॉन्शियसनेस पे इन्होंने लिखा है, आइडेंटिटी, आइरिस लाइफ, मिथ, लैंग्वेज प्ले, है ना। जेम्स जॉयस, इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं डबलिनर्स 1914, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, यूलाइसिस 1922, एग्जाइल्स 1918 और फिनगैंस वेक ये 1939, है ना। नेक्स्ट है ईएम फॉस्टर। ईएम फॉस्टर ने क्लास, ह्यूमन कनेक्शन, कॉलोनियलिज्म एंड पर्सनल फ्रीडम पे लिखा है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है वेयर एंजल फियर टू ट्रीड 1905, द लॉन्गेस्ट जर्नी 1907, अ रूम विद अ व्यू 1908, हवार्ड एंड एंड 1910, अ पैसेज टू इंडिया 1924। ये तो हमने पढ़ा था जब ये बुराई कर रहे थे इंडियंस की। और मेजर मॉडर्निस्ट नॉवेलिस्ट एंड इम्पोर्टेंट वर्क्स वही हमारा जो स्लाइड चल रहा है, जिसमें डीएच लॉरेंस इन्होंने ह्यूमन इमोशंस पे लिखा, सेक्सुअलिटी पे लिखा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी वर्सेस नेचर पे कंपेयर किया है। ये हैं डीएच लॉरेंस। सन्स एंड लवर्स 1913 मास्टर्स में पढ़ा होगा। द रेनबो 1915, वुमेन इन लव 1920, आरंस रोड 1922, लेडी कैटरलीस लवर 1928। जितने भी मैं इसमें वर्क्स इंक्लूड कर रही हूँ हर पीरियड के अंदर हर राइटर के, तो कम से कम उतने वर्क्स आपको नोट डाउन जरूर से जरूर करना, और मैं भी कोशिश करूंगी कि सेपरेटली मैं इन वर्क्स को जरूर कवर करवा दूं, है ना, बहुत इजी वे में। नेक्स्ट है जोसेफ कॉनराड। ये कोलोनियलिज्म पे लिखा है, मोरल कॉन्फ्लिक्ट पे लिखा, आइसोलेशन, डार्कनेस ऑफ द ह्यूमन सोल को इन्होंने अपनी थीम बनाया है। इनके वर्क्स हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस 1899, लॉर्ड जिम 1900, नॉस्ट्रोमो 1904, द सीक्रेट एजेंट 1907, अंडर वेस्टर्न आइज 1911। ये हैं जोसेफ कॉनरॉड। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो मेजर मॉडर्निस्ट पोएट्स हैं उनको देखेंगे, जिसमें टीएस इलियट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके थीम्स हैं डिसइल्यूजनमेंट, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, फ्रेगमेंटेशन, टाइम और कल्चर पे इन्होंने, जैसे फ्रेगमेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि स्टोरी यहाँ पर एक ऐसे नहीं चलती है, इसमें कभी ये पीछे की तरफ जाएगी, कभी ये आगे की तरफ, इस तरीके से चलती रहती है। और इनके वर्क्स हैं द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रू फ्रॉक, ये हमने पढ़ा था किसमें, ग्रेजुएशन में पढ़ा था। द वेस्ट लैंड 1922, द हेलो मैन 1925, एस वेडनेसडे 1930, फोर क्वार्टेट्स 1943। ये है टीएस इलियट। इनका बहुत क्रिटिसिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम क्रिटिसिज्म वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उसकी भी प्लेलिस्ट बनाएंगे। उसके बाद डब्ल्यू बी ईस्ट, ये एक आयरिश आइडेंटिटी है इनकी, मिथोलॉजी इनकी थीम है, मिस्टिज्म, एजिंग, पॉलिटिक्स, ये सब पे लिखते थे। द लेक ईजल ऑफ इनिस्फ्री 1890, ईस्टर 1916, उसके बाद द सेकंड कमिंग 1919, सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये भी हमने पढ़ा है 1928, लेडा एंड द सॉन, ये दोनों हमने पढ़ा है अपने मास्टर्स में। इजरा पॉन्ड, इजरा पॉन्ड, इनको जैसे कि मैंने बताया, इनको मैं लड़की समझती थी पहले। हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न सोसाइटी, क्लासिकल इन्फ्लुएंस, इन सब चीजों पे लिखते थे।
और ये भी एक क्रिटिकली वर्क्स को बहुत क्रिटिसाइज करती थी। इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो 1913, हग सेल्वेन माउबर्ली 1920, द कैंटोज ये 1917 और 69 मल्टी वॉल्यूम आई थी इसकी। उसके बाद अ पैक्ट 1913, द रिवर मर्चेंट्स वाइफ ये एक लेटर अ लेटर 1915। उसके बाद W.H. ऑर्डन, इनकी जो थीम्स थी वो पॉलिटिक्स, वॉर, लव, फेथ, ह्यूमन स्ट्रगल पे ये लिखते थे। इनके वर्क से फ्यूनरल ब्लूज 1936, स्पेन 1937, सितंबर 1 1939, द अननोन सिटीजन 1914, सॉरी 1940, द इन मेमोरी ऑफ WBE 1940। उसके बाद जो यहाँ पे पोएट्स हैं वो हैं डायलन थॉमस। इनकी जो थीम्स थी वो लाइफ, डेथ, नेचर, इमोशन, स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स पे लिखते थे। इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं एंड डेथ शैल हैव नो डोमिनियन, डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, फर्न हिल, द फोर्स दैट थ्रो द ग्रीन फ्यूज ड्राइव्स द फ्लावर, ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। पोएम इन अक्टूबर। ओके, अब यहाँ पे ड्रामेटिस्ट आपको मिलेंगे मॉडर्न पीरियड के, जिसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो वहां पे देखे गए थे हमारा, इससे पहले जो पीरियड था हमारा विक्टोरियन, तो लेट विक्टोरियन में ये दिख जाते हैं हमको। इनकी थीम्स है सोशल क्रिटिसिज्म, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, फेमिनिज्म, मोरालिटी एंड रिलीजन। इनके इंपॉर्टेंस वर्क है आर्म एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, मेजर बारबरा, पिगमेलियन और सेंट जॉन, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट है T.S. इलियट, ये ड्रामेटिस्ट भी थे और नॉवेलिस्ट भी थे, पोएट भी थे। रिलीजन पे लिखते थे, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, ट्रेडिशन, टाइम, सिंबोलिज्म पे लिखते थे। मर्डर इन द कैथेड्रल ये भी हमने पढ़ा 1935 में, ग्रेजुएशन में पढ़ा था। द फैमिली रीयूनियन 1939, द कॉकटेल पार्टी 1949, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1953, द एल्डर स्टेट्समैन 1958। सैमुअल बकेट, themes the absurdity, meaninglessness, time, suffering, isolation, इस पे लिखते थे। वेटिंग फॉर गोडोट 1953। अब आप बताइए, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको पता होगा वेटिंग फॉर गोडोट जो है ये किस लिए जाना जाता है, ये वर्क बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये टास्क है मेरा। एंड गेम 1957, क्राफ्ट्स लास्ट स्टेप 1958, हैप्पी डेज 1961, फुटफॉल्स 1976। हेरोल्ड पिंटर, ये पावर, साइलेंस, फियर, अनसर्टेनिटी, लैंग्वेज, गेम्स, ये सब चीजें पे लिखते थे। इनका द रूम 1957, द बर्थडे पार्टी ये जो है RPSC TGT में वर्क इंक्लूडेड है, वहां पढ़िएगा। द क्रेक टेकर 1960, द होम कमिंग 1964, बिट्रेयल 1978। उसके बाद जॉन ऑसबॉर्न, इनकी जो थीम थी वो एंगर, क्लास, टेंशन, पोस्ट वॉर, डिसइल्यूजनमेंट, रेबेलियन पे ये इनकी थीम थी। इनके जो वर्क्स थे वो थे लुक बैक इन एंगर 1956, द इंटरटेनर 1957, लूथर 1961, इनएडमिसिबल एविडेंस 1964, अ पैट्रियट फॉर मी 1965, जॉन ऑसबॉर्न। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर या मॉडर्निज्म पीरियड है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न पीरियड क्या है और इस टाइम के लिटरेरी फिगर्स कौन थे, मूवमेंट कौन से थे, ग्रुप्स कौन से थे, और मैंने ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं छोड़ा जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। क्लियर? तो सेशन को एंड करते हैं। MCQs को इसलिए इसमें नहीं इंक्लूड किया, विक्टोरियन पीरियड में नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि ये दोनों ही क्लासेस बड़ी हो जा रही थी, इस वजह से इनको सेपरेटली मैं MCQ आपको बना के दे दूंगी। ओके, सो सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ध्यान रखें अपना।